नमस्कार। सभी श्रोतृ वर्ग का स्वागत करता हूँ और आज का सत्र हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 5 उसका वाचन अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अभी हम जो उसका दूसरा उपक्रम जो वर्णित किया है इस अध्याय में अभी तक, जो धूम्रपान, जो प्रायः सबसे अधिक सविस्तर रीत्या इस अध्याय में वर्णित किया गया है, उसके बारे में हम देख रहे थे और उसका सूत्र क्रमांक 33 के आगे हमारा जो 33 से आगे वाचन हो गया था उसकी चर्चा और वहां से आगे के सूत्रों का वाचन आज हम करेंगे। एक इस अध्याय को जब अध्ययन का अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ बात समझ में आती है। फिर एक बार जो कि इतना मैंने अभी कहा वैसे कि धूम्रपान का जितना विस्तृत वर्णन इस उपक्रम का वर्णन किया है उतना विस्तृत वर्णन अन्य उपक्रमों के बारे में आया नहीं। तो ये ग्रंथकारों की स्पेशली चरक संहिता की शैली है कि वो सूत्रों से आपको वर्णन करने के लिए वर्णन करना, ये उनका मुख्यतः सूत्र से उनका एक एजेंडा है। उसमें वो कुछ आपको उदाहरण के तौर पर कुछ विस्तार करके देते हैं और उसका उपयोग करके आपको अन्य सूत्रों का विस्तार करना अपेक्षित होता है। तो वैसे ही जितने सारे मुद्दे ये केवल धूम्रपान इसके अधिकरण में आए हैं, पर्यावरण से लेकर उसका विधि होगा, उसका सम्यक योग अतियोग वगैरह होगा, ये सारी बातें। और उसमें इस विस्तार के लिए उन्होंने सारे उपक्रमों में से धूम्रपान को ही क्यों चुना होगा? तो इसमें जो दिनचर्या का उपक्रम होने के बाद भी जो यंत्र की आवश्यकता है, वर्ती निर्माण की आवश्यकता है, ये उपक्रम जो है वो स्वयं में अत्यंत बलवान वीर्यवान ऐसा उपक्रम है। और इसमें हम आगे आगे देखने वाले कि व्यापार की संभावना भी अच्छी खासी है। इसके अर्हत व अनर्हत ये भी स्पेसिफिक है। तो इसमें बारीकी के मुद्दे बहुत ज्यादा है। अतः अत्यंत वीर्यवान उपक्रम जो कि दिनचर्या में समाविष्ट किया गया है, उसकी सारे एंगल्स के हमें जिन जानकारी होना यह अत्यंत आवश्यक है। और अतः एक उपक्रम का हम कितना विस्तार कर सकते हैं इसके उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ पे धूम्रपान की निश्चिति की हुई देखने के लिए मिलती है। तो ये बात कहकर अभी सूत्र के वाचन को आगे बढ़ाएंगे। प्रयोग पाने तस्य अष्टौ, सूत्र क्रमांक 33 की दूसरी पंक्ति। प्रयोग पाने तस्य अष्टौ कालाः संपरिकीर्तिताः वातश्लेष्मसमुत्क्लेशः कालेषु एषु हि लक्ष्यते स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य क्षुत्वा दन्तान् निगृह्य च नामनाञ्जन निद्रान्ते च आत्मवान् धूमपो भवेत् तथा वातकफात्मानः न भवन्ति ऊर्ध्वजतृजाः रोगास्तस्य तु पेयाः स्युः आपानाः त्रिः त्रयः त्रयः। तो इसके बारे में कुछ आंशिक चर्चा हमारी हुई थी। मैं इसको एक बार फिर एलाबोरेट करके हम आगे बढ़ेंगे कि देखो, प्रयोग पाने तस्य अष्टौ कालाः संपरिकीर्तिताः, इसके यानी किसके, धूमपान के, तस्य यानी न इसके नहीं उसके, उस धूमपान के प्रयोग पाने, प्रयोगपान यानी प्रायोगिक धूमपान जो प्रकार है उसका 8 काल इनकी गणना की है, उनका वर्णन किया है। इन्हीं 8 कालों की निश्चिति क्यों की गई है उसका कारण भी वो यहाँ पे कहते हैं। वातश्लेष्म समुत्क्लेशः कालेषु एषु ही लक्ष्यते। एषु कालेषु, इन कालों में वातश्लेष्म समुत्क्लेशः लक्ष्यते, वात और कफ का समुत्क्लेश ये देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए इन 8 कालों की महत्ता क्यों है? क्योंकि इनमें वात कफ इन दोनों का उत्क्लेश देखने के लिए मिलता है। अब हमने इसके पहले के सत्रों में भी देखा था कि उत्क्लेश यानी स्वस्थान चलित बहिर्प्रवृत्ति उन्मुख ऐसी टीकाएं हमें देखने के लिए मिलती है कि स्वस्थान से प्रेरित बाहर जाने के कगार पे किंतु बाहर अभी तक निकले नहीं है, इस प्रकार के दोष। अब यहाँ पे वातश्लेष्म समुत्क्लेशः ये एक सामासिक शब्द आया है और यहाँ पे चक्रपाणी जी अगर आप उसकी टीका देखो नीचे तो वो कहते हैं वात कफात्म शब्देन वातात्मनः कफात्मनो वात कफात्मनश्च गृह्यन्ते। यानी इन 8 कालों में वात कफ नहीं, उसके नीचे वात कफात्मान, इसके नीचे सूत्र क्रमांक 35 उस शब्द की टीका है कि ये
जो 8 काल है उसमें वात कफत का उत्क्लेश होता है और इसलिए 3 कालों में अगर हम धूम्रपान किया तो वात कफज व्याधियों का शमन होगा, वो उत्पन्न होंगे नहीं। अब यहाँ पे वात कफज या वात कफात्मान, इसका जो विवरण करते हैं चक्रपाणी, वो कहते हैं वातज या कफज या वात कफज, ऐसे 3 विकल्प हम यहाँ पे ले सकते हैं। किंतु गंगाधर इनका इसका खंडन करते हैं। गंगाधर टीका में जो वर्णन है वो कहते हैं कि देखिए, केवल वात प्रकोप होगा तो वात के प्रकोप के लिए रुक्ष गुण का आवश्यक है, रुक्ष शीत गुण दोनों का आवश्यकता होती है, किंतु रुक्षत्व ये वात का प्रधान प्रत्यात्म गुण है, ऐसा टीका में वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए तत्र रुक्ष लघु शीत ऐसा क्रमशः प्रथम वर्णन भी रुक्ष गुण का यह बड़ाचार्य करते हैं। अतः एकांतिक अगर रुक्ष युक्त वात प्रकोप हो तो उस अवस्था में धूम्रपान का उपयोग करना ये अयोग्य होगा, असम्यक होगा। अतः गंगाधर स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ पे हमें सर्वत्र जहाँ पे यानी यहाँ पे सूत्र क्रमांक 34 और 35 दोनों में वात शेष और वात कफात माना है। इसे दो क्रमशः जो पद आए हैं वो सामासिक पदों का वात और कफो इन दोनों दोषों का एक साथ उत्क्लेश अपेक्षित है। केवल वात का उत्क्लेश होगा तो वहां पे केवल धूम्रपान का उपयोग अपेक्षित नहीं है, अतः वात कफों का साथ में उत्क्लेश यहाँ पे अपेक्षित है, ऐसा पक्ष जो है वो गंगाधर जी हमारे सामने है। और इसलिए ये जो 8 काल है उनमें शरीर में वात कफ दोषों का एक साथ उत्क्लेश होता है और अतः उन दोषों का उन उत्क्लेश को बाहर निकालने के प्रयोजन से उस काल में हमें धूम्रपान का उपयोग करने में संभव होता है। अब ये काल कौन से देखिएगा, स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य, स्नात्वा नहाकर, भुक्त्वा खाकर, समुल्लिख्य उल्टी निकाल के, क्षुत्वा यानी छींकने के बाद, दंतान निगृह्य दंत नामन करने के बाद, नावन अंते, अंजन अंते और निद्रा अंते, इन सारे उपक्रमों के या निद्रा के अंत में आत्मवान धूमपो पिबेत भवेत, आत्मवान व्यक्ति है जिनका स्वयं के इंद्रियों पर नियंत्रण है और जो ये सारी विधि बिना कोई भूल कर पाए उनने धूमपान करना है। उससे क्या होता है, वात कफात्मान ऊर्जतृजाः न भवन्ति रोगाः, यानी वात कफ जो रोग है जो भी ऊर्ध्वजतृज है वो होंगे ही नहीं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था वैसे कि वो जो उत्पन्न न हुए हैं ऐसे रोगों का अनुत्पत्ति, यानी अनुत्पत्तानां विकाराणां प्रशांतये, उस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने उसकी महत्ता दर्शाई है और उसके आगे चलकर वो अभी विधि की तरफ बढ़ते हैं कि उसका कितनी बार सेवन करना अपेक्षित है। तस्य तु पेयाः स्युः आपानाः त्रिः त्रयः त्रयः, क्या कहते हैं देखिए, उसका पान उसको पीने के लिए अपानाह, आपानाह आपान पान करना, ये पूर्ण रूप से यानी धुआं का पान करना, इस अर्थ से उन्होंने यहाँ पे आपान इस शब्द का उल्लेख किया है। अब अगर टीका में देखो तो चक्रवर्ती स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पेया स्युः इत्यादि आपानाह धूम अव्यवहार मोक्षाः, अव्यवहार यानी अंदर लेना, मोक्ष यानी बाहर छोड़ना। तो धूम को एक बार इनहेल करना और फिर बाहर छोड़ देना, इसको आप एक आपान कहेंगे। इसके एक साथ 3 आपान करने हैं, यानी अंदर लेके बाहर छोड़ना, इस प्रकार 3 बार एक के पीछे करना है और इस प्रकार 3 के 3 सेट करना अपेक्षित है। तो कुल मिलाकर 9 बार 9 आवृत्तियां यहाँ पे आपान की होती है। और वही बात नीचे टीका में भी दिए देखिए, एकैकस्मिन् स्नानादि धूमपान काले त्रीः इति आवृत्तित्रयं कर्तव्याः, ते च आवृत्तित्रय अपि कर्तव्या, यानी वो 3-3 के सेट्स में करने हैं, 3 आपान, फिर उसमें कुछ क्या अपेक्षित है, आगे उन्होंने कहा है कि त्रीन् अव्यवहारं कृत्वा विश्रामः अंतरा कर्तव्य इति अर्थः। तो 3 बार धूम्रपान करना है, फिर थोड़ा विश्राम करना है, फिर 3 बार करना है, फिर विश्राम करना है, कुछ मिनटों का, कुछ मिनट 1-2 मिनट का, उसके ऊपर भी अपेक्षित नहीं होगा और उसके बाद फिर एक बार धूम्रपान के 3 आपान करने। इस प्रकार कुल मिलाकर एक काल में ये स्नात्वा से लेकर निद्रांतर तक किसी भी काल का आप चयन करें तो उसके बाद उस काल में आपको इस प्रकार से 9 बार आपान करने हैं। अब यहाँ पे
कुल मिलाकर 8 काल दिए हैं। उन 8 कालों का आप दिन भर में कितने बार रिपीटेशन करते हैं, ये आपको क्या साध्य करना है, आप धूम्रपान का कौन सा प्रयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जो आगे क्या है उन्होंने द्विकालपायिकात् अन्नः कालपान प्रयोगे के तु एक वैरेच्यम त्रिचतुर्विधे, यानी द्विकालपायिक परम अन्नः कालेषु बुद्धिमान प्रयोग में यानी प्रायोगिक धूमपान के लिए बुद्धिमान यानी जिसने दोष रुग्ण काल बल इन सारों की अवस्था देखकर इन 8 कालों में से पर द्विकालपायी यानी प्रायोगिक धूमपान अगर करना है तो वो ज्यादा से ज्यादा दिन में आप 2 बार कर पाओगे। इन 8 कालों में से आप किसी भी 2 काल का चयन करो। पर द्विकाल यानी कम से कम एक बार, अधिक से अधिक। इस प्रकार आप प्रायोगिक धूमपान का सेवन कर सकते हैं और वो भी अन्ना अन्न यानी दिन भर में, यानी सूरज जब तक बाहर है तब तक, सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद, इस कालावधि में ही इन 8 कालों का उपयोग करना है। यानी अन्यथा कैसे होता है, समझो शाम का खाना खाने के बाद अगर आपने शाम का खाना सूर्यास्त के बाद सेवन किया तो उसके पास भुक्तवा उसके बाद करना, ये सही नहीं है। ये बात अंडरलाइन करने के लिए, यह क्षुत्वा, ये अगर यानी ठीक है, ये अगर आपको सूर्यास्त के बाद हुआ तो तब भी वहां पे धूम्रपान करना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार का एक जो संदेश है वो हमें ग्रंथकार यहाँ पर इस पर गंगाधर जी कहते हैं कि रात्रेः कफकालत्व स्वभावेन तु दोष विशेषकोपः स्यादेव। रात्रि में कफकाल होने के कारण इस कफ दोष का स्वभावतः प्रकोप ये अपेक्षित होता है, किंतु सच स्वाभाविक एव न धूमेन प्रशाम्यति, यानी वो वयोरात्रि नाम इस प्रकार से जो है उसका ही पार्ट है। जो रात्रि में कफ बढ़ता है उसका निर्हरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः रात्रि में कफ का प्रकोप होने के बाद भी हमें वहां पे धूमपान करना अपेक्षित नहीं है। तो ये बात यहाँ पे निश्चित हो जाती है कि धूमपान करना है तो सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तक ही इन 8 कालों में कभी आपको करना अपेक्षित है। प्रायोगिक धूमपान में आप 1 या 2 बार इन 8 कालों में से धूमपान कर सकते हैं। एक धूमपान जो होगा एक काल का उसमें 3 अपान के 3 सेट ऐसा कुल मिलाकर 9 बार करना है। इस प्रकार से अभी तक विधि के कुछ बारीकियां एक ग्रंथकार ने हमें कही है। स्नेही के तो एकम, स्नेही के धूमपान को दिन भर में एक ही बार को प्रयुक्त करना है। यह धूमपान का वर्णन आपको संग्रह, शुश्रुत, हृदय इन सब में देखने के लिए मिलेगा। उसमें मुख्यत्वे संग्रह ने एक बहुत सुंदर बात की है कि वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो ये कल्पना है धूम, वो मानो आपने शीत द्रव्यों से, उदाहरण के तौर पर आपने अत्यंत शीत, उदाहरण के तौर पर आपने जटामांसी, चंदन, मुस्ता या इस प्रकार के जो भी शीत द्रव्य है उशिर है उनका आपने जलाकर धूम कई कर दिया, तो उस धूम के बारे में क्या सोचना पड़ेगा। तो वो कहते हैं शीत द्रव्य निर्वृत्त अपि, यानी शीत द्रव्यों से उत्पन्न धूम भी अग्नि संयोगात उष्णतया पित्त रक्त विरुद्ध, यानी अग्नि के संयोग के बिना धूमोत्पत्ति होती नहीं है। किसी भी वनस्पति को जलना ही पड़ता है और अतः अग्नि संयोग का जो उष्णत्व है उस कारण आप शीत द्रव्य से भी अगर धूमपान करने का प्रयास करो तो वो भी पित्त रक्त विरुद्ध, पित्त रक्त के विरुद्ध यानी उसके प्राकृत स्थिति के विरुद्ध यानी पित्त रक्त प्रकोपक होगा। तो यहाँ पे कल्पना का बल देखना अधिक आवश्यक है ध्यान द्रव्य, क्योंकि धूमपान यहाँ पे धूम कल्पना यह इतनी बलवान आग्नेय है और वायवीय है कि वो द्रव्य के मूल जो गुण है वो शीत भी हो स्निग्ध भी हो उनका अभिभव करने वाली है। ये बात यहाँ पे कहने की आवश्यकता है कि स्नेही के तू एकम, कि स्नेही का धूमपान एक ही बार क्यों करना है, क्योंकि आपने उस वर्ती को स्नेहाक्त भी किया, आपने उस वर्ती को स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध भी किया, फिर भी धूमों का थोड़ा भी अतिरेक एक कुछ ही काल में रोकन कर सकता है। अतः स्नेही का धूमपान करना है तो अत्यल्प करना पड़ेगा, केवल उन द्रव्यों का अल्प संस्कार हुआ तो आपको वो बात रुकानी पड़ेगी। इसीलिए स्नेही का धूमपान का काल केवल में से कभी भी एक बार ऐसा कहा है। और ऑन द कॉन्ट्ररी वैरेच्यम श्री चतुः विवेक, वैरेच्य धूमपान तो अपने अधिक से अधिक दोषों को बाहर निकालना है, किंतु ग्रंथकार ने यह सुस्पष्ट किया है कि आप एक बार में
नो अपान के ऊपर नहीं सेवन कीजिएगा। तो एक साथ अगर इसका सेवन कर दिया, हमने इसके पहले भी देखा था कि शिरा प्रदेश, इसमें बहुत सारे प्राण जहाँ आश्रित प्राणायतन और उसके अनुसार कार्य करने वाले इंद्रिय मनो उनके अधिष्ठान, ऐसे बहुत सारे अत्यंत महत्वपूर्ण शरीर में आश्रित भाव विशेष है, जिनमें अगर इस धूम का विपरीत पद्धति से या अति प्रमाण में आघात हुआ तो उनका नाश होना संभव होता है। अतः एक साथ एक मर्यादा के ज्यादा हमने धूमपान करना नहीं। अगर आपको रिपीट करना है तो इन 8 कालों में से कोई आगे का काल आप सुनिश्चित कीजिएगा, और वही तर्क वो यहाँ पे वैरेचनिक धूमपान के लिए लगाते हैं कि वैरेचनिक धूमपान में 3 या 4 कालों में आप धूमपान कर सकते हैं, और इन सबका भी सम्यक योग के लक्षण आगे आते हैं। हृत्कंठेन्द्रिय संशुद्धि, लघुत्वं शिरसः शमः, यथेरितानां दोषाणां सम्यक पीतस्य लक्षणम। हृदय, कंठ, इंद्रिय इनकी संशुद्धि होना, लघुत्वम शिरसः शिर प्रदेश में लाघव उत्पन्न होना, क्षमः यथेरितानाम दोषाणाम जो भी दोषों का जिस प्रकार भी ईरण हुआ है, ईरितानाम ईरित हुए हैं, ई धातु यह गत्यर्थक होता है, यानी जो भी दोष, यहाँ पे उसका अर्थ है उत्कृष्ट स्वमार्ग से बाहर निकलने की तैयारी में जो दोष है। तो जो भी दोष आपके धूमपान के कारण या पहले से ही वही प्रवृत्त है, वो पूर्ण रूप से बाहर निकल जाना, उनका शम होना, ये सारे सम्यक लक्षण है धूमपान। यानी ये सारे विधि का पालन किया और आपने इतने कालों में अगर धूमपान किया सही प्रकार से, तो अंत में आपको ये लक्षण रुग्ण में देखने के लिए मिलना आवश्यक है। अब इसके बाद वो तुरंत आगे चलकर हमें उसका अति योग, मिथ्या योग, इनके बारे में कुछ वर्णन करते हैं। अति योग में क्या कहते हैं देखिएगा, बाधिर्यम आंध्यम मूकत्वम रक्तपित्तम शिरोभ्रमम अकाले च अतिपीतश्च भूमः कुर्युत उपद्रवान। अकाले अतिपीतश्च, अकाले पीत और अतिपीतश्च। अकाले ये काइंड ऑफ मिथ्या योग हुआ। कोई भी उपक्रम ये अति प्रमाण में करना या अति योग हो जाता है, अल्प प्रमाण में करना या अयोग हो जाता है, और वो कोई असम्यक गलत पद्धति से करना, इसको हम मिथ्या योग कहते हैं। तो इन कालों के बिना किसी अन्य काल में अगर धूमपान किया गया तो, या अतिपीतश्च, आपको एक साथ जितना धूमपान करने का अवसर दिया है, या आपको दिन भर में जितने कालों का उपयोग करने के लिए कहा है, उनको लांघ कर अगर अति प्रमाण में सेवन किया गया तो यहाँ पे बाधिर्य, आंध्य, मूकत्व, देखिए ये सारे इंद्रिय या इंद्रिय अधिष्ठान में विकृति उत्पन्न होने के बाद जो लक्षण दिखते हैं वो, यानी धूमपान के जो हमने फल देखे थे अच्छे धूमपान के, कि उससे इंद्रिय जो कपाल, इसका प्रसादन बलवर्धन, ऐसा हमने इसके पहले सत्र में देखा था। से इंद्रियों पे विपरीत परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि मार्ग वही है। तो वही बिगाड़े तो ही सवार है, ऐसा है तर्क। वैसे ही कि सम्यक धूमपित अगर हो तो उससे उन्हीं इंद्रियों का अच्छा कार्य देखने के लिए मिलेगा। असम्यक पान में अगर अयोग सॉरी अति योग या मिथ्या योग हो तो बाधिर्य, आद्य, मुकत्व ये उपद्रव भी हो सकते हैं। रक्तपित्त, यहाँ पे देखिए, अब रक्तपित्त यहाँ पे लक्षण स्वरूप हमें बात समझ के लेनी है। रक्तपित्त यहाँ पे अगर किसी विशिष्ट गति से अगर प्रवृत्त होगा तो वो ऊर्ध्व गति से प्रवृत्त होगा। यहाँ पे अधोग रक्तपित्त होने की संभावना नहीं है, और यहाँ पे रक्तपित्त जैसा याद करने के लिए धूमपान का बहुत बड़े पैमाने पे अतियोग होना आवश्यक रहेगा। किंतु देखिए वो बात सुस्पष्ट हो जाती है, धूमपान ये मूलतः रक्त उत्क्लेश या रक्त प्रकोप और पित्त प्रकोप करता है। शिरोभ्रम, शिरोभ्रम, अब यहाँ पे भ्रम, इसका अर्थ हम सबको ज्ञात है, चक्रारूढ़ किंतु शिरोभ्रम ऐसा जब उसको विशिष्ट विशेष अगर जुड़ा उससे गया है तो ग्रंथ टीकाकार भी कहते हैं कि शिरो घूर्ण, यानी हमारे शिर की, हमारे हेड की कंटिन्यूस मूवमेंट होना, अनकंट्रोल्ड इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होते रहना, जलमूर्धता, इस प्रकार का व्यापक यहाँ पे अपेक्षित है। आपने शरीर में देखे भी होंगे कि उनका कांस्टेंट जो मोशन रहता है हेड रिटर्न का। तो ये सारे अलग अलग उपद्रव उन्होंने यहाँ पे मुख्य रूप से कहे हैं, जो अकाल या अतिपीत धूम से हो सकता है। अब अगर ऐसे हुआ तो क्या चिकित्सा करनी है, तत्र सत्य क्लियरली
उसके गुण विपरीत कर्म करना है। धूम अगर रूक्ष उष्ण है तो हमें स्निग्ध शीत इस प्रकार के उपक्रमों की योजना करनी पड़ेगी। उसमें सर्वश्रेष्ठ है अर्थात सर्पिशापानम, नावन ऐंजन तर्पणम स्नैहिकम। और नावन या ऐंजन और तर्पण, नेत्र तर्पण, ये जो उपक्रम है वो स्नैहिक होना आवश्यक है। मुख्यत्वे कब धूमजे स्नैहिक होना आवश्यक है। और इन्हीं पे अभी उन्होंने यहाँ पे दो भेद कहे कि देखिए, वो कहते हैं कि यहाँ पर पित्त प्रकोप होना तो ऑब्वियस बात है, वो तो हो ही रहे, किंतु कभी कभी इसमें वायु का अनुबंध रहेगा रहेगा। क्या कहते हैं देखो आगे, स्नैहिकम धूमजे दोषे वायु पित्तानुगो यदि शीतम तो रक्त पित्ते स्यात् श्लेष्म पित्ते विरूक्षणम। उन्होंने पहले क्या कहा है कि प्रायः आप सर्पिपान करो और स्नैहिक नावन, स्नैहिक अंजन और स्नैहिक तर्पण, इनका उपयोग कीजिए, जो अकाल और अतिपीत धूमपान में चिकित्सा में उपयोग में आएगा। अब अगर धूमज दोष है, धूम से उत्पन्न दोषों में वायु पित्तानुगो यदि वात को पित्त का संसर्ग होगा या वात प्रधान पित्तानुबंध ऐसी अवस्था होगी तो वहां पे हमें शीत उपचार करना है। यानी यहाँ पे उपचारों की जो दिशा है वो स्निग्ध शीत ऐसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पित्त का अनुबंध है। और शीतम तो रक्त पित्ते श्लेष्म पित्ते विरुक्षण, शीत का अनुवर्तन आगे रक्त पित्त के लिए भी करना है। रक्त पित्ते शीतम, श्लेष्म पित्ते विरुक्षणम। ध्यान देखिएगा, अगर रक्त या पित्त का अनुबंध रहा तो वहां पे शीत गुण का हमें विचार करना होगा, और श्लेष्म पित्त यानी वह पित्त का संसर्ग रहा तो वहां पे हमें विरूक्षण करना यह अपेक्षित है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि दोषों का प्राधान्य देखना है, और उस दोषों के प्राधान्य के अनुसार हमें वहां पे जिस गुण के विपरीत काम करना अपेक्षित है उस गुण के द्वारा वहां पे हमें योजना करनी है। तो अतः दोषों के बारे में सोचकर ही हमें यहाँ पे उन्होंने ये बात हमें कही है कि एक ही उपक्रम के अति योग या मिथ्या योग के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के दोषों की अवस्था हो सकती है। और अगर वैसा रहा तो आपको दोषों के अनुसार चिकित्सा में बदलाव करना, सिद्धांतों में बदलाव करना यह अपेक्षित होता है। ठीक है, तो जस्ट टू समराइज, अगर पित्तानुगवात होगा तो वहां पे मुख्य उपचार स्नेहन होने वाला है, उसके साथ अर्थात अनुबंध शीत होगा। और उपक्रम कौन कौन से होने वाले देखिए, जो नावन अंजन तर्पण है, ये सारे उपक्रम आगे भी करने होंगे, लेकिन उनको किस द्रव्यों के उपयोग से करेंगे वो अलग अलग कहा है। पित्तानुगवात रहेगा तो स्नेह प्रधान चिकित्सा होगी, और उसमें शीत के बारे में सोचना होगा। रक्त प्रकार की कोशावस्था होगी तो वहां पे शीत शैत्य ये प्रधान होगा। और कफपित्त ऐसी अवस्था होगी तो वहां पे रूक्ष गुण, गुणात्मक द्रव्यों का उपयोग प्राधान्यता से किया जाएगा। ये सारे द्रव्यों के गुण नावन अंजन तर्पण इन उपक्रमों के लिए है। यानी उपक्रम वही लेकिन द्रव्य में बदलाव, यानी उपक्रम से फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द उपद्रव चिकित्सा, और उनके द्रव्यों में बदलाव करके आप भिन्न भिन्न दोषों को एड्रेस कर पाते हो। ठीक है, इसके आगे जो अनर्ह है धूमपान के लिए उनकी एक लिस्ट शुरू हो जाती है सूत्र क्रमांक 41 से। परंतु अतः प्रवक्ष्यामि धूमो येषां विवर्जितः। अब इसके बाद हम कहेंगे क्या कहेंगे, जो धूम के लिए वर्ज्य है, जिन धूमपान निषिद्ध है। कौन देखिए, न विरिक्तम पिबेत धूमम, न कृते वस्ति कर्मणि, न रक्ति, न विषयणार्थः, न शोचन, न च गर्भिणी। अब अगर आगे भी देखो तो हर एक कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन के आगे उन्होंने अलग से न इस अव्यय की रचना की है। अब वो एक ही साथ सबके लिए कॉमन नहीं इस अव्यय का उपयोग कर सकते थे कि सारे उपकरणों के बाद या इन अवस्थाओं में धूमपान करना नहीं है बस, किंतु हर एक अवस्था के पहले एक बार न न न न ऐसा नकारार्थक जो अव्यय है वो जोड़कर उन्होंने इतना सूत्र का विस्तार क्यों किया, जबकि वो सूत्र का संक्षिप्त रूप कर सकते थे। तो वहां पे टीकाकार भी कहते हैं कि यहाँ पे निषेध गौरव दर्शनार्थम, निषेध गौरव दर्शनार्थम, निषेध यानी मत कीजिएगा, ये कितना उसकी ग्रेविटी है, ये कितना आपको ध्यान रखकर इसका आपको कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्सपेक्टेड है,
वो कहने के लिए यहाँ पे वो हर एक कॉन्ट्राइंडिकेशन के आगे एक भिन्न न इस अव्यय की योजना कर रहे हैं, यानी दे आर ट्राइंग टू एम्फसिस कि गलती से भी किसी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इसके नीचे दिए हुए धूमपान करने के लिए मत जाना। दैट इज द शैली ऑफ मुख्य चरका संहिता। वो यहाँ पे इस लिबर्टी लेते हैं कि मैं यहाँ पे सूत्र का विस्तार भी हो तो चलेगा, किंतु मुझे ये बात हमारे विद्यार्थियों को दर्शानी है कि धूमपान के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का महत्व बहुत बहुत अधिक है। इस प्रकार की रचना बार बार नहीं आती। इस प्रकार की रचना और एक बार जो इमीडिएटली आगे देखने के लिए मिलती है वो न वेगान धारणीय के वर्णन के साथ साथ। अगर आप वाग्भट का सूत्र याद करें तो वेगान धारित विणमूत्र क्षवत्र सुधाम वो इस प्रकार से वर्णन कर देते हैं कि वेगों का धारण मत कीजिएगा, एक ही बार बोलेंगे। और कौन कौन से वेग? तो विणमूत्र क्षवत्र क्षत्रि। लेकिन चरकाचार्य वैसा नहीं करते, वो वहां पे फिर एक बार इसी पद्धति की रचना करते हैं कि नहीं, वाता का धारण मत कीजिए, पुत्र का मत कीजिए, पुरुष का मत कीजिए एंड सो ऑन। So whenever Granthakar wants to emphasize the contraindications very thoroughly कि बिल्कुल ही मत कीजिएगा, गलती से भी मत कीजिएगा, तो हमें ऐसी रचना देखने के लिए मिलती है। तब हमें समझ के लेना है कि दे आर मोर कंसर्न अबाउट वेन नॉट टू डू धूमपान। ठीक है, उसमें देखिए पहले कर्मों की यादी है विरिक्त, यानी विरेचन। विरिक्त इस परिभाषा का उपयोग विरेचन इस प्रकार से यहाँ पे करना है, क्योंकि धूमपान ये हवन के बाद तो कौशल कर्म है, तो विरेचन करने के बाद तुरंत बस्ती कर्म होने के बाद धूमपान करना नहीं चाहिए। न रक्ति, रक्ति ये व्यक्ति का विशेषण है। रक्ति इस शब्द का अर्थ रक्त पित्त जिस गुण में उसमें मत कीजिएगा, जो विषय से आर्त है, विषय से पीड़ित है, उसमें मत कीजिएगा। शोचन जो शोकग्रस्त है, जिसको जो दुखी है उसको भी मत कीजिएगा। गर्भिणी में नहीं कीजिएगा। न श्रमे, न मदे, न आमे, न पित्ते, न पजागरे। श्रम जिसको हुए है, जिसको मद हुआ है, जिसमें आम की उपस्थिति है, जिसमें पित्त है, जिसको प्रजागर यानी रात्र जागरण, रात्रि में नींद न आना ऐसा लक्षण जिसमें है। न मूर्छा भ्रम तृष्णासु, जिसको मूर्छा इस व्याधि का व्याधि हुआ है, भ्रम होता है, तृष्णो उपस्थिति है। न क्षीणे न अपि च क्षते, क्षीण यानी यहाँ पे धातु बल क्षीणता के कारण क्षीण हुआ व्यक्ति, और उसके साथ न क्षते, क्षत का अर्थ यहाँ पे हमें पूरा क्षत ऐसा लेना है। उसके आगे न मध्य दुग्धे पीत्वा न स्नेहम न च माक्षिकम धूमम न भुक्त्वा दध्नाच न रुक्षः क्रुद्ध एव च। अगर आप देखो कि इसके पहले भुक्त्वा ये धूम सेवन का एक काल दिया था, किंतु उसका भी नियम का जो अपवाद है कि किस विशिष्ट अन्न का सेवन करने के बाद आप धूमपान करना मना है आपको, वो कौन सा है देखिए। केवल अगर देखिए इन अगर आपने इन द्रव्यों का आहार के स्वरूप में अधिक मात्रा में सेवन किया गया होगा तो खाने के बाद भी धूमपान वर्ज्य है। कौन कौन से? मध्य दुग्धे पीतवा, मध्य और दुग्ध इनका भिन्न भिन्नता से भी सेवन करने के बाद, पीने के बाद, न स्नेहम स्नेहपान के बाद, न च माक्षिकम मधु सेवन करने के बाद, धूमम न भुक्त्वा दधना च दधि सेवन करने के बाद भी, ये सारे आहार के कोई विशिष्ट नियम है। अब देखिए इनमें से छाया, दूध, दधी, माक्षिक, ये क्लासिकल सॉरी नॉट दूध, दधी, माक्षिक ये दोनों ये उष्ण विरुद्ध है, यानी इनका उष्ण के साथ संयोग होने के बाद उनको विरुद्धत्व प्राप्त होता है और अतः उनका निषेध कहा गया है। और जब अब ये अग्नि उपक्रम करते हैं धूमपान, जब धूमपान के लिए धुआं अंदर लेते हैं तो वो केवल शिरा में प्रविष्ट होगा ऐसा नहीं है, जो मुख और नासा से जो महास्रोत का जो एक कनेक्शन है वहां तक उसका प्रवेश होता है, आमाशय तक उसका प्रवेश होना ये बिल्कुल संभव है। और इस प्रकार के उष्ण विरुद्ध द्रव्यों की अगर उपस्थिति आमाशय में हो तो वो विरुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं। उसके साथ साथ मध्य जैसा द्रव्य अगर होगा उस समय अगर आप रुग्ण ये धूमपान का सेवन करें तो अत्यंत बड़े प्रमाण में विदग्धत्व उत्पन्न होना, कोष्ठा में रक्त प्रयुक्त प्रकोप होना ये संभावना रहेगी। दुग्ध, स्नेह इनके बारे में क्या हो सकता है, तो ये जो सौम्य द्रव्य है उनमें विधा उत्पन्न करके वो अपना जो सम्यक कार्य है वो नहीं कर पाएंगे।
तो इस प्रकार हर एक द्रव्य के पीछे कोई कारण हो सकता है, जो मुझे कारण योग्य लगते हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, और इस कारणवशात इन आहारों का सेवन करने के बाद तुरंत धूम्रपान का सेवन नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक ये आहार जीर्ण नहीं हो जाएगा तब तक। उसके बाद कोई अन्य आहार का सेवन करके हम धूम्रपान की योजना कर सकते हैं। न रूक्षः क्रुद्धा एव च, जो मूलतः जो अभी क्रुद्ध है, चिड़ा हुआ है, उसमें न तालुशोषे। अब देखिए प्राय जो सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसमें बलगम होना या वात प्रकोप होना या एकांत पित्त प्रकोप होना, ऐसे हमें अवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है। इसमें से इनमें क्या क्या है, ये बात बहुत ही सरल सरल है, बहुत सारी अवस्थाओं में चाहे भी कुछ अलग हो वो मैं बात आपके सामने एलाबोरेट करूंगा। न तालुशोष है, तालुशोष होने के समय तिमिर, तिमिर नाम का व्याधि भी है। तिमिर का अर्थ आंखों के सामने अंधेरा छाना, ऐसा भी लक्षण स्वरूप होता है। शिरसी अभिहते न च, शिर अभिघात, अगर कोई ट्रॉमा अगर हेड रीजन में अगर होगा तो वहां पर भी नहीं करना है। शंखक, शंखक नाम का शिरस्थ व्याधि है। न रोहिण्याम, ये भी एक कंठगत व्याधि है। न मेह न मदात्तेय, मेह मदात्तेय, इन व्याधियों में भी हमें धूम्रपान करने की जो परमिशन है, जो इजाजत है वो नहीं है। एषु धूम अकालेषु मोहात् पिबति यो नरः रोगास्तस्य प्रवर्धन्ते दारुणाः धूम विभ्रमात्। अब देखिए यहाँ पे वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एषु अकालेषु, ये सारे जो अकाल है, जो न विरिक्ता से लेकर न मदाते, अकाल है यानी क्या, धूमपान के लिए योग्य काल नहीं है। किंतु अगर किसी ने इन इन बातों का ध्यान रखे बिना अगर इन अकालों में धूमपान करने का विधि अगर उसका नियोजन किया और धूमपान किया तो क्या होता है, मोहत यानी इसका नियोजन क्यों किया गया था, मोह के कारण। मोह यानी मिथ्या ज्ञान, असम्यक ज्ञान। तो धूम की विधि का सम्यक ज्ञान होने के कारण जो अयोग्य काल में इनमें से किसी एक अयोग्य काल में या अनेक अयोग्य कालों में धूम का पान करता है, उस नरों के रोगा तस्य प्रवर्धनते, इन सारे अवस्थाओं में जो भी रोग या रोगावस्था थी उनकी संप्राप्ति ये बदतर हो जाती है, रोगों में वृद्धि होती है। दारुणाः धूम विभ्रमात्, और कैसे उसमें दारुण जो आ जाता है, इन्हें साध्य होने में वो कठिनतर होने लगते हैं। जो उनके पीछे का कारण क्या है, धूम विभ्रमात्, धूमपान, इस कर्म का विभ्रम होने के कारण ये सारे जो व्यापद है वो उत्पन्न होते हुए हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत ही हैमर करके काउंटर इंडिकेशन से हमारे सामने रखे हैं। अब उसके आगे वो बहुत ही सुंदर एक बारीकी का वर्णन करते हैं उसकी विधि में, इस प्रकार आप उसका मुंह करते हैं। धूमयोग्यः पिबेत् दोषे शिरोघ्राणाक्षि संश्रये घ्राणेन हास्येन कंठस्थे मुखेन घ्राणपो वमेत् हास्येन धूमकमलान् पिबन् घ्राणेन नोद्वमेत् प्रतिलोमं गतो हि आशु धूमो हिंस्यात् हि चक्षुषी। धूम योग्य, जो व्यक्ति धूम योग्य है उसने एक धूम का पान करना है, धूम का अभ्यास करना है, यानी उसको इनहेल करना है, कंज्यूम करना है। इस प्रकार से दोषे शिरो घ्राणाक्षी संश्रये घ्राणेन, घ्राणेन यहाँ पे उस सूत्र का अंश मानो वहां पे स्वल्प विराम या अर्ध विराम ऐसा मन में उसकी रचना कीजिएगा, यानी जो वाक्य का एक अवयव है वो घ्राणेन यहाँ पे पूर्ण होता है। फिर उसके बाद आसेन कंठस्थ, कंठस्थ के बाद वाक्य का एक और अंश पूर्ण होता है, और उसके बाद फिर उर्वरित सूत्र के बारे में आगे देखेंगे। यानी जब दोष, ये शिर प्रदेश, नासा प्रदेश, अक्षी प्रदेश यहाँ पे आश्रित हो और तथाश्रित बात के लिए आपको धूमपान करना है, करवाना है, तो घ्राणेन पिबेत्, धूम का सेवन, धूम का इनहेलेशन नासा से कीजिएगा। अब देखिए शिर घ्राण ये सारे दोष अंशित के जो शिरस्थ स्थान है नासा या नासा के ऊपर है। तो अगर इस में वात कफ दोनों की संचिति हो और उनको शांत करने का आपका अगर एजेंडा हो तो धूम का इनहेलेशन नाक के द्वारा करना है, हास्य कंठस्थ,
इस वाक्य का दूसरा अवयव हुआ। आस्येन यानी मुख के द्वारा, कंठस्य, कंठ क्या है? दोष है, उसके ऊपर जो दोष शब्द है उसका अनुवर्तन। तो अगर दोष कंठ में है तो धूम का सेवन मुंह से करना है, मुख से करना है। तो शिरोघ्राण दोषे घ्राणेन धूमं पिबेत और कंठस्थ दोषे आस्येन धूमं पिबेत। इस प्रकार की दो अलग अलग भिन्न विधियां यहाँ पे उन्होंने कही। तो यहाँ पे धूम को भीतर लेने के बाद उसको छोड़ने की भी क्या कोई नियम है क्या? तो है, बिल्कुल है। मुखेन घ्राणपो वमेत, धूम का वमन करना है, बाहर निकाल देना। ये कैसे करना है? तो घ्राणपः मुखेन वमेत, जिसने धूम का पान घ्राण से यानी घ्राणपः को, ये जो उसका प्रत्यय आया है वो पान, धूमपान जिसने किया है वो अर्थ दर्शाता है। तो घ्राणपः, जिस व्यक्ति ने नासा से धूम का पान किया है उसने मुख से धूम को शरीर के बाहर छोड़ना। और आस्येन धूम कवलाम पिबन घ्राणेन, किंतु जब मुख से धूम कवलों का हम पान करेंगे तो उसका उद्गमन है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है, ये अब नासा के द्वारा मत, यानी मुख से जो धुआं अंदर लेंगे, हम सॉरी, जो नाक से आप धुआं अंदर लेंगे वो मुख से बाहर छोड़ देंगे, किंतु मुख से अंदर लेने के बाद नासा से बाहर मत छोड़िएगा। तो अर्थात मुख से ही बाहर छोड़िएगा, यानी धूम आप किसी भी मार्ग के द्वारा भीतर ले सकते हैं, बाहर छोड़ने के लिए आपको नासा मार्ग का उपयोग नहीं करना है। क्यों? प्रतिलोमम गतः हि आशु धूमो हिंस्यादि चक्षुषी। अगर धूम प्रतिलोम गति से यानी मुख से नासा की ओर गया तो वो क्या करता है? आशु हिंसा, चक्षु, दोनों चक्षु की, चक्षुषी ये यहाँ पे द्विवचन है, दोनों नेत्रों की वो हिंसा करेगा। नेत्र ये अत्यंत सुकुमार, उनके जो कफ का प्रसाद भाग के द्वारा बनकर जो मज्जा घटित ऐसा अवयव है, ऐसा चक्षु है, और वो धूम के गुणों के अत्यंत विपरीत है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ससेप्टेबल फॉर धूमपान। अतः अगर मुख से लेकर नासा से धूमपान को छोड़ने का प्रयास किया तो वो धूम मुख से नासा यानी प्रतिलोम गति से जाकर नासा से नेत्र को जोड़ने वाले जो भी स्रोत होते हैं उनके द्वारा भीतर जाकर नेत्र का व्यापत उत्पन्न करेगा, वहां पे उसकी हिंसा करेगा, यानी उसको दौर्बल्य प्राप्त करेगा, उसकी क्षमता को कम करेगा। अतः कभी भी नासा के द्वारा धूम का वमन नहीं करना है। और देखिए, जो अभी तक हम सारा वर्णन पढ़ रहे हैं उसके कुछ मुद्दे ये आजकल जो स्मोकिंग होते हैं उसको लागू पड़ते हैं। ये नियम हो, नियम का पालन न करने के कारण जो व्यापत का उल्लेख है उसके बारे में हो, आपके पास सही में अगर धूमपान और तज्जन, धूमपान यानी आई एम टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग हियर, तो स्मोकिंग बीइंग अ सिमिलर उपक्रम, उसमें अर्थात द्रव्य, ये जो तंबाकू होती है, ये भी जो भी अन्य द्रव्य होते हैं उनके बारे में हमें भिन्नता से सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा, किंतु धूमपान इस उपक्रम यानी स्मोकिंग इस हैबिट के विपरीत चिकित्सा कौन कौन सी हो सकती है उसका भी साक्षात निर्देश हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे इन सूत्रों में से देखने के लिए मिलता है। तो वो भी बात ध्यान में रखिएगा कि लोग स्मोकिंग करते हुए मुंह से धुआं लेते हैं और नासे से बाहर निकाल देते हैं, उनके लिए अनर्थ की कोई बात नहीं होती, कोई काल नहीं होता, ज्यादा पी लेते हैं तो अकाल अतिपीत, ये लॉजिक वहां भी लागू होता है, वहां पर इन उपक्रमों का उपयोग भी हो सकता है, किंतु मैंने कहा वैसे कि वहां पे द्रव्य ये तंबाकू या अन्य अत्यंत व्यवहारिक उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य होने के कारण उनका भी हमें अलग से सोच रखनी पड़ेगी। ओके, अब अगर ये सारी बातें अवॉइड करनी है तो उसके विधि के बारे में क्या चर्चा करनी है वो आगे दिए उन्होंने। रुज्वंग चक्षु तच्चेता सुपविष्ट स्त्री पर्ययम पिबेत छिद्रम पिधाय एकम नासया धूमम आत्मवान, यानी रुजु अंग, रुजु अंग और रुजु चक्षु, अंग यानी उसका जो शरीर की स्थिति है वो रुजु सीधी स्ट्रेट सिटिंग इस प्रकार की चाहिए, और चक्षु आंखें भी इन द लाइन, इन द स्ट्रेट लाइन देख रही है, नीचे झुकाव या ऊपर देखना ऐसा अपेक्षित नहीं है। तच्चेता, तच्चेता बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। तच्चेता यानी हमारा मन ये धूमपान में उस जगह पे होना चाहिए, तन मना कहते हैं ना आहार सेवन के समय, वैसे ही
यहाँ पे मन का पूर्ण जो मन की उपस्थिति है वो धूमपान उपक्रम के जहाँ पे जो उपक्रम चल रहा है, यानी जब धूम भीतर लेंगे तो नासा के समीप या मुख के समीप, धूम बाहर छोड़ेंगे तो मुख के समीप, यानी एज इफ वी हैव टू ट्रैक कि धूम अंदर भीतर प्रवेश करके कहाँ पे जा रहा है, हम उसको बाहर कैसे छोड़ रहे हैं। सो हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस ये इस प्रकार धूमपान पे होना आवश्यक है। दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग अस बाय द चेता उपविष्टः। सु उपविष्टः, उपविष्टः यानी बैठा हुआ, सु यानी सुखकारक सम्यक स्थिति में, यानी सम्यक स्थिति में बैठा हुआ रुग्ण जिसकी शरीर स्थिति सीधी है, आंखें सीधी है और उसका मन पूर्ण रूप से धूमपान विधि पे फोकस्ड है। त्रिपर्ययम पिबेत, त्रिपर्ययम यानी जो हमने इसके पहले देखा था कि 3 अपानों को 3 बार लेना है, इनको कहेंगे त्रिपर्यय। एक पर्याय में 3 अपान होते हैं। इस प्रकार एक के पीछे एक 3 पर्याय और कुल मिलाकर 9 अपानों का पान करना है। कैसे? छिद्रम पिधाय एकम नासया धूमवान। तो नासाया एकम छिद्रम पिधाय, जब आप नासा से धूम का पान कर रहे हो तो उस समय एक बार एक ही नासापुट से धूम को अंदर लेना है, उस समय दूसरा नासापुट ये बंद रखना है हमारे उंगली से, और 3 अपान उससे हो जाए तो फिर आप नासापुट बदल के दूसरे नासापुट में से आप वही बात दोहरा सकते हैं। तो इसीलिए बात यहाँ पे उन्होंने सुस्पष्ट की है कि जब नासा से पान करना हो तो एक बंद रहना चाहिए और एक बार ऐसी नासापुट से धूम का अभ्यवरण करना अपेक्षित है। इस प्रकार आत्मवान जिसके स्वयं के इंद्रियों पे नियंत्रण है, उन्होंने धूमपान का सेवन करना। अब देखिए वो रिपीटेडली आत्मवान आत्मवान इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि उनको ये बात बिल्कुल हमें समझा दे के देनी है कि धूमपान के विधि में बहुत सारे डिटेलिंग से बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं और उनके तरफ अगर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मोह में अधिक कर लिया, अकाल कर लिया, तो उससे जो व्यापद उत्पन्न करने होने वाले हैं वो अन्य किसी भी उपक्रम के व्यापद से अधिक है। अतः यहाँ पे हमें बात समझ के कि धूमपान के विधि के सारे नियम ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनको न पालन करना ये बड़े व्यापदों को मंत्र देने के बराबर है। ठीक है, अब इसके आगे चलकर बस्ती में धूम नेत्र के बारे में, उसके जो लेख के बारे में वर्णन आता है। चलिए रुचिकम नेत्रम स्वांगुली भी विवेचने द्वात्रिंशे अंगुलम स्नेहे प्रयोगे अध्ययन विषयते रुजु त्रिकोशा फलितम कोलास्थग्र प्रमाणितम बस्ती नेत्र समग्रव्य धूम नेत्रम प्रशस्यते। प्रशस्त धूम नेत्र किस प्रकार का होना चाहिए? तो सबसे पहले वो कहते हैं कि किस प्रकार का धूमपान आपको करना है, उस प्रकार उसकी लेंथ ये बदलेगी। जिस आतुर या रुग्ण में धूमपान करना है या जिस वस्त्र में धूमपान कर सकते हैं, उसके अंगुली प्रमाण स्वांगुली यानी उस व्यक्ति सापेक्ष अंगुली प्रमाण होगा, उसके अनुसार चतुर्विंशतिकम नेत्रम विवेचने, वैवेचनिक धूमपान के लिए 24 अंगुल लेंथ वाला हमें धूम नेत्र की रचना करनी है। द्वात्रिंशत अंगुलम स्नेह यानी 32 अंगुल इतने लेंथ का जब स्नेह का धूमपान करना है तो उपयोग करना है। प्रयोगे अध्यर्थम इष्यते, अध्यर्थ अधिक और अर्ध यानी आधा उसके ऊपर यानी प्लस हाफ, इसका अर्थ होता है कि कुल मिलाकर 1.5 1.5। तो यानी प्रायोगिक धूमपान के लिए अध्यर्थम इष्यते, आप 1.5 गुना इतने लेंथ वाला धूम नेत्र का चयन करेगा। अब किसके इंटू 1.5 हु, तो यहाँ पे चक्रवात के जो सबसे पहले धूमपान का वर्णन धूम नेत्र का लेंथ करिए 24, उसका यहाँ पे 1.5 गुना करना है जो 36 इतना हो जाता है। किंतु योगींद्रनाथ सेन कहते हैं कि यहाँ पे इसके जस्ट बिफोर 32 इस संख्या का उल्लेख आया है, तो उसका अनुवर्तन करना आवश्यक है। अतः यहाँ पे जो 48 यानी 48 अंगुल इतना प्रमाण प्रायोगिक धूमपान के लिए आवश्यक है। अब अगर आप देखने के लिए जाओ तो सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, हृदय, इनमें हमें थोड़े बहुत बदलाव ये धूम नेत्र के
लेंस में देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके बारीकियों में अभी जाऊंगा नहीं, आप अपने काल में समय में अन्य ग्रंथों में भी किस प्रकार नेत्रों के लेंस में वेरिएशन आया है उसको देख लीजिएगा। अभी उसका करते हैं आगे चलकर रुजु। रुजु यानी इट शुड बी स्ट्रेट। अब यहाँ पे स्ट्रेट जब कहते हैं तो उसमें एक ट्विस्ट आता है, त्रिकोशा फलितम कोलास्थ्यग्र प्रमाणितम, यानी वो त्रिकोशा फलितम, नीचे उन्होंने दिया है कि वो त्रिकोशा फलितम इति चक्रपाणी जी कहते हैं त्रिभी पर्वभी भिन्न ही समन्वितम, उसके बीच में 3 जोड़े होने चाहिए। इट शुड हैव 3 जॉइंट्स। यहाँ पे अगर आप अन्य ग्रंथ भी देखो तो ऐसा क्यों है, तो संग्रहकार भी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तैहि प्रतिहतः धूमः शनैः शतप्रविशः सुखपूर्वो भवति। यही वो बात आगे के सूत्रों में चरणाचार्य भी कहते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन हो, अगर सीधा का सीधा धूम नेत्र हो और उसमें बीच में कोई भी अवरोध नहीं हो, उसमें कोई भी बीच में पर्व हो या उसमें कोई भी पार्शियल ब्लॉकिंग करने वाला मैकेनिज्म नहीं हो, तो धूम बहुत ही गति से हमारे नासा में प्रविष्ट होगा जो व्यापक कर सकता है। और इसीलिए धूम के गति को कम करने के लिए धूम का प्रवेश शिर में शनै ही होने के लिए, धीरे से होने के लिए उसको 3 पर्व 3 जॉइंट दिए हैं, जहां पे आने के बाद उसका जो उसकी गति है वो स्लो हो जाएगी, फिर वो आगे के नेत्र में प्रविष्ट करेगा, नेत्र के हिस्से में फिर एक और जॉइंट होगा, वहां पे वो और स्लो होगा। इस प्रकार से उसका संक्रमण ये अपेक्षित है। तो उसके प्रमाण के लिए वो कहते हैं कि उसका जहाँ पे हमें अगर है उसका आगे का हिस्सा है, उसका जो एक हम कहेंगे कि उसका डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, कोलास्थि प्रमाणितम। कोलास्थि, कोल ये बदर का प्रकार है, अस्थि यानी उसका बीज, तो कोलास्थि यानी बदर इस फल के बीज का जितना उसका अग्र का जो उसका जो छिद्र है वो उतना होना चाहिए। और ये सारा जो धूम नेत्र है वो किन द्रव्यों से बनाना है, which material, the same material with which बस्ती नेत्र is to be prepared। तो बस्ती नेत्र किन द्रव्यों से बनाने हैं, उसमें लोह यानी धातुओं के अलग अलग उल्लेख आते हैं, सुवर्ण ताम्र रौप्य त्रपु वगैरह, उसका विस्तार ये हमें सिद्धि स्थान में देखने के लिए मिलता है। उसी मटेरियल का उपयोग करके धूम नेत्र का निर्माण करना अपेक्षित है। तो इस प्रकार धूम नेत्र के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। मैंने अभी भी आपको कहा वैसे कि धूम्रपान इस एक ही उपक्रम का इतना विस्तार क्यों दिया है, एक तो उदाहरण के तौर पर कि एक उपक्रम के लिए हमें कितने सारे मुद्दों के बारे में सोचना पड़ता है, और दूसरा धूम्रपान उपक्रम इटसेल्फ उसमें इतने सारे बारीकियों के बारे में सोचना पड़ता है क्योंकि इनमें से किसी में भी अगर कोई भी असम्यक अवचरण हुआ तो बहुत बड़े व्यापत की संभावना हो सकती है। और ये सारी चीजें हमें रोज विधिवत करके दिनचर्या में इसका पालन करना है, तो इसलिए इसमें किसी भी अयोग अतियोग मिथ्या योग की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती, और इसलिए ये सारा विस्तार स्पेशली धूम्रपान के लिए करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इस सूत्र के जो सूत्र का 51 है उसकी पहली पंक्ति की तरफ आके अभी रुक जाते हैं। कल के सूत्र दूरात विनिर्गता, यहाँ से आगे जो सूत्र है उसके बारे में वाचन शुरू करेंगे, और कल 10 से ये जो आगे का उपक्रम है उसका भी वर्णन हम देखना प्रारंभ करेंगे। अगर आज के सत्र में किसी को कोई शंका हो, प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारा सत्र आज यहाँ पे पूर्ण करेंगे।